नमस्कार। इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में तमाम क्षेत्रों की भूमिका होती है। सरकार भी अग्रसर होकर इन क्षेत्रों को बढ़ावा देती है और तमाम योजनाओं परियोजनाओं के साथ साथ अब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए और भी परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही है। ऐसा ही परिवर्तन कृषि क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है, जहां बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। क्या है इन बड़े बदलावों की बड़ी तस्वीरें, आज हम आपको दिखाएंगे। साथ ही इसी पर रहेगा हमारा आज का फोकस भी। और तो और कारोबार जगत की तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास शो की और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। संजय मल्होत्रा आज संभालेंगे आरबीआई के 26वें गवर्नर का पदभार। मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कल समाप्त होने पर राजस्व विभाग में सचिव संजय मल्होत्रा को किया गया था आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त। पीएनबी धोखाधड़ी मामले में फरार कारोबारी मेहुल चोकसी की 2,500 करोड़ रुपए की जब्त संपत्तियों को सही मालिकों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू। मुंबई की पीएमएलए अदालत के आदेश के बाद ईडी ने शुरू की प्रक्रिया। एयर इंडिया ने अपने छोटे आकार वाले विमानों में वायरलेस मनोरंजन सेवा की शुरुआत की। यात्री व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर अलग अलग मनोरंजन सामग्री का उठा पाएंगे लुत्फ। इस साल अगस्त से ये सेवा एयर इंडिया के चौड़े आकार वाले विमानों में थी उपलब्ध। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन आज मामूली बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में सेंसेक्स हरे निशान जबकि निफ्टी लाल निशान के साथ बंद हुए थे। और आइए अब शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में क्या कुछ रहा और किस तरह से बाजार आज कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले उसी पर नजर डाल लेते हैं। आप देखिए कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो 24,684 यानी कि 23 मामूली बढ़त के साथ यानी कि हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि आज का दिन जो है वो हरे निशान के साथ यहां पर खुलता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि जैसा कि सेंसेक्स ओपनिंग की अगर हम बात करते हैं तो 81,533.59 पर और 23.54 जो कि आप साफ तौर पर यहां पर देख सकते हैं कि हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यह अपने आप में एक बड़े आंकड़े को भी पेश करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा निफ्टी 50 ओपनिंग की अगर हम बात करें तो 24,616.30 यानी कि 6.25 की यहां पर हरे निशान के साथ वो काम करता हुआ नजर आ रहा है और कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर हरे निशान के साथ आज ये बाजार खुले हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अब की बार बाजार में क्या कुछ नया नजर आ रहा है। टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो अल्ट्रा सेम्को की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं हरे निशान के साथ यहां कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ग्रासिम की बात करें तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा इन्फी है और नेस्ले इंडिया है, कोल इंडिया है, ये तमाम हरे निशान के साथ यहां पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर ये टॉप गेनर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं और जिनको आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब की बार ये हरे निशान के साथ यहां पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर आप देखिए तो मामूली हालांकि यहां पर बढ़त है लेकिन ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो ये टॉप गेनर्स हमने दिखाए और इसके अलावा अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें तो वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से टॉप लूजर्स अब की बार यहां पर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी, आईसीआईसीआई बैंक, अपोलो हॉस्पिटल और ट्रेनेंट इंडसइंड बैंक आप देख सकते हैं हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए आज नजर आ रहे हैं। और यहां पर देखिए मामूली गिरावट यहां पर नजर आ रही है लेकिन ये साफ तौर पर हरे निशान यहां पर लाल निशान के साथ ये कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो टॉप लूजर्स हैं जो अब की बार आज की श्रेणी में जब बाजार खुले हैं तो उसके साथ ये कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जिस तरह से आज कारोबार जो खुला है और उसके साथ किस तरह से अब की बार जो मार्केट है वो किस तरह से अप एंड डाउन यहां पर देखने को मिल रहे हैं। टॉप गेनर्स की हमने बात की और ये रहे टॉप लूजर्स जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहां पर जो लाल निशान है किस तरह से वो कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो गिरावट है वो यहां पर बहुत मामूली दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं 0.91%, 0.64%, 0.34% और 0.27%। इसके अलावा 0.26% है। अलग अलग यहां पर जो सेट है वो दिखा रहे हैं और इसी के साथ ये लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज के फोकस की।
और आज के फोकस में हमारा जो फोकस है उससे हम आपको रूबरू करा दें कृषि क्षेत्र में सरकार की नीतिगत पहल। जी हां, क्योंकि किसानों के हित के लिए और कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार नई नई योजनाओं और परियोजनाओं के जरिए सीधा लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में एमएसपी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई फसलों की किस्मों तक सरकार नए नए प्रयोग कर रही है, जिससे किसानों का जीवन और बेहतर हो। क्या है सरकार की नई नीतियां, आइए जानते हैं। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से वो किसी न किसी तरह से खेती और किसानों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने पर जोर दे रही है। साथ ही प्राकृतिक खेती पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही जीरो बजट खेती पर जोर देने के लिए परंपरागत कृषि विकास मिशन कार्यक्रम से लेकर स्वदेशी बीज बचाने वालों और किसानों को विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं का लाभ देकर सरकार सार्वजनिक दृष्टि से कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम किसानों को उत्पादन, लाभकारी रिटर्न और आय सहायता में वृद्धि करके किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। देश में कृषि के तेज और व्यापक विकास के लिए केंद्र सरकार तमाम बड़े कदम उठा रही है। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं पर नजर डालें तो स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के जरिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते दिनों 1765.67 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्वच्छ पौधा कार्यक्रम को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य रोग मुक्त रोपण सामग्री प्रदान करके बागवानी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाना है और इससे उपज में वृद्धि के साथ जलवायु अनुकूल किस्मों के प्रसार और अपनाने में लाभ होगा। डिजिटल कृषि मिशन के जरिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2817 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी, जिसमें 1940 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। इस मिशन की परिकल्पना डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने के लिए एक व्यापक योजना के रूप में की गई है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,103 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इस मिशन को 2024-25 से 2030-31 तक 7 साल की अवधि में लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी। इस योजना का कुल परिव्यय 2,481 करोड़ रुपए है, जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 1,584 करोड़ रुपए है, जबकि राज्य का हिस्सा 897 करोड़ रुपए है। साथ ही इसके अलावा 2024 से 25 के दौरान और भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, एग्रीश्योर स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि, कृषि निवेश पोर्टल, कृषि DSS पोर्टल, भारतीय कृषि के लिए एक भू स्थानिक मंच और विभिन्न स्थायी कृषि प्रथाओं के लिए स्वैच्छिक कार्बन बाजार यानी कि VCM की शुरुआत हुई। केंद्र सरकार तमाम योजनाओं परियोजनाओं के जरिए कृषि के क्षेत्र में तमाम कीर्तिमान स्थापित कर रही है। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में बढ़ोतरी, किसानों की उपज की सरकारी खरीद और सब्सिडी के साथ खाद उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर फोकस करने के साथ आगे की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में सरकार फसलों की लागत पर 50% से अधिक का लाभ जोड़कर MSP तय कर रही है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर खेती किसानी को और फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिससे किसानों के जीवन में वक्त बदलने के साथ साथ बड़ा बदलाव नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ऐसी तमाम योजनाएं और परियोजनाएं जो सरकार द्वारा तमाम कार्यक्रमों के जरिए चलाई जा रही हैं, और ये जो नीतियां हैं, इन्हीं से कृषि क्षेत्र साफ तौर पर मजबूत होता जा रहा है। कैसे मजबूत हो रहा है, आइए आपको बताते हैं। अब देखिए, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से कि किस तरह से अब की बार क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है। कृषि में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने पर सरकार का साफ तौर पर जोर है, और ये जोर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हाईटेक जमाना होता जा रहा है, तो उसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी को किस तरह से इसमें शामिल किया जाए और साफ तौर पर जो मशीनों का जो यहां पर कार्य है उसको किस तरह से और ज्यादा कृषि में बढ़ाया जा सके। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि सरकार कृषि मशीनों की खरीद के लिए 40% से 50% वित्तीय सहायता यहां पर प्रदान करती है, और ये वो अमाउंट है जो कि सरकार देती है और इससे किसानों को सीधा लाभ होता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर परियोजना यहां पर लागू होगी, और इस परियोजना से साफ तौर पर बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हमने देखा है कि उस मौसम की मार किसानों पर साफ तौर पर कई बार देखने को मिली है। तो ऐसे में सूखा, बाढ़, गर्मी की लहर जैसी मौसम स्थितियों से ग्रस्त क्षेत्रों में ऐसी चरम स्थितियों से निपटने में यहां पर मदद मिलती हुई नजर आएगी, और यह अपने आप में बहुत बड़ा आने वाले समय में भविष्य को हम कह सकते हैं कि एक बड़ा बेंचमार्क यहां पर साबित हो सकता है। और डिजिटल कृषि मिशन के तहत समय पर फसल संबंधी जानकारी से कृषि में फायदा
होता हुआ नजर आएगा, जो कि हम जान रहे हैं कि लगातार जो डिजिटल एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर देखने को मिल रहा है उसमें काफी ये महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए 18 किश्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया जा चुका है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा किया गया है और हमने देखा है कि इससे काफी जो फायदा है वो किसानों को मिलता हुआ नजर आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसान ई मित्र के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृषि से जोड़ा गया है और एआई हम जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है आज के जमाने में, और इसको जब कृषि से जोड़ा गया है तो बहुत कुछ है जो किसानों के लिए साफ तौर पर एक नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन के जरिए उनको मिलता हुआ नजर आएगा। किसान ई मित्र एक एआई संचालित चैटबॉट है और कई भाषाओं का समर्थन करता है और खेती किसानी में यह काफी मददगार एक जमाना है उसमें किस तरह से यहां पर जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है तो वहां पर डिजिटल प्रणाली और एआई की जो साठगांठ साथ में आ रही है तो कहीं ना कहीं किसानों के हितों के लिए और खेती किसानी के लिए साफ तौर पर बड़ा फायदा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एमएसपी पर भी नजर डाल देते हैं और आइए अब कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं और ये आंकड़े देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी के जो आंकड़े हैं उसमें गेहूं में क्या कुछ हुआ है पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो आप देखिए एमएसपी 68.5% बढ़ी है और साफ तौर पर साल 2014 से 15 में जब ये एमएसपी 1400 रुपए प्रति क्विंटल थी और साल 2024 से 25 में एमएसपी जो है वो 2425 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक मार्जिन सेट करने की कोशिश की जा रही है और सरकार लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें इजाफा कर रही है और ये इजाफा आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा और इससे मजबूती आती हुई नजर आएगी। धान की अगर हम बात करें पिछले 10 सालों में 67% यहां पर एमएसपी बढ़ी है। साल 2014 से 15 की बात करें तो 1360 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी यहां पर बढ़ी है और इसके अलावा साल 2024 से 25 में एमएसपी की अगर हम बात करें तो 2183 रुपए प्रति क्विंटल यहां पर इजाफा देखने को मिल रहा है। कपास की बात करें मध्यम स्टेपल की तो साल 2020 से 21 में एमएसपी 5515 रुपए प्रति क्विंटल और साल 2024 से 25 यानी वर्तमान के समय में अगर हम देखें तो एमएसपी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है, 7121 वहां पर नजर आई है। और इसके अलावा साल 2020 और 21 की बात करें तो एमएसपी 5825 रुपए प्रति क्विंटल और साल 2024 से 25 में एमएसपी 7521 रुपए प्रति क्विंटल। ये बड़ा स्टेपल यहां पर नजर आ रहा है और साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो तमाम नीतिगत फैसले हैं उसमें किस तरह से जो आपकी बार एमएसपी है उसमें बढ़ोतरी नजर आई और उसके बाद ये तमाम जो पैरामीटर्स निकलकर सामने आए उसमें क्या कुछ किसानों के लिए आपकी बार सरकार करती हुई नजर आई है बीते 10 सालों में और साफ तौर पर आज भी कर रही है। मूंगफली का आप देख लीजिए, सोयाबीन है, सरसों है, चना है, मसूर है और ये साल 2024 से 25 यानी कि वर्तमान समय की हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। एमएसपी 6783 रुपए प्रति क्विंटल और सोयाबीन की बात करें तो 4892 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों की बात करें 5950 रुपए प्रति क्विंटल, चने की बात करें तो 5650 रुपए प्रति क्विंटल और मसूर की बात करें तो 6700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से यहां पर इसको देखा जा रहा है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जो सरकार की नीतिगत जो प्रणालियां हैं वो अपने आप में बहुत अब की बार एक मजबूत स्तंभ साबित कर रही हैं क्योंकि किसानों के हितों को लेकर और किसानों को लेकर सरकार लगातार प्रतिबद्ध होती हुई नजर आई है और यही प्रतिबद्धता है जो लगातार उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ रही है और यही तो है उनकी नीतियां और रणनीतियां जो साफ तौर पर एक नीति, नियत और किसानों की नियति को बदलते हुए नजर आ रही है और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो किसानों के लिए सरकार की नई नीतियां जो है, जो नई प्रणाली है, वो किस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है, इसी पर आइए हम चर्चा भी करते हैं। कुछ आंकड़े भी हमने आपके सामने रखे। आइए अब इस शो को आगे बढ़ाते हैं और इसी पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर SK मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व कृषि आयुक्त हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के। सर बहुत स्वागत है आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि हम जिस तरह से देख रहे हैं सरकार नई नई नीतियां ला रही है, ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, वहां पर भी देखने को मिल रहा है कि सरकार बहुत नई चीजें
को भी यहाँ पर प्रोत्साहित कर रही हैं और साफ तौर पर आने वाले समय के लिए एक मजबूत स्तंभ का भी निर्माण करती हुई नजर आ रही हैं। कौन कौन सी ऐसी नई नीतियां हैं जिनसे किसानों के जीवन में और खेती किसानी में साफ तौर पर एक बड़ा बदलाव हम आने वाले समय में देख पाएंगे? बिल्कुल ठीक है। आप जैसे कि देख रहे हैं कि अगर कृषि के क्षेत्र में विकास करना है तो बहुत सारी ऐसी नीतिगत फैसले जो है लेने की आवश्यकता है। और भारत सरकार ने किसानों के फायदे के लिए कि उनकी जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो कैसे बढ़े, साथ-साथ जो है उनको रेम्युनरेटिव रिटर्न कैसे मिले और उनका जो इनकम की बात करते हैं कि फार्मर्स को इनकम सपोर्ट कैसे मिले। तो इसके लिए जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स बहुत सारे भारत सरकार ने जो है अभी इंट्रोड्यूस किए हैं और ये जो नीतिगत बदलाव आए हैं, वो निश्चित रूप से जो है किसानों की आमदनी में बढ़ाने में योगदान करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको जो है चलाया गया है और अभी आप देख रहे हैं कि कल ही जो है इसकी घोषणा भी हुई है और जिसमें आपने बताया भी गया कि जो नए इनिशिएटिव्स हैं पॉलिसी में, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो इसमें एक मुख्य बात अक्सर आती है जब आपने देखा हो कि अच्छे प्लांटिंग मटेरियल की कमी है। दूसरी तरफ हम एक तरफ तो ये बात करते हैं कि हमें उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन उत्पादन हमारा तभी बढ़ेगा जब हम अच्छी वैरायटी, अच्छी किस्में और उनका जो प्लांटिंग मटेरियल है वो जो है हम उपलब्ध कराएं। इसके लिए 9 सेंटर जो है वो जो एक तरह से उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है, जिसमें जो है अंगूर की खेती और जो टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स हैं, चाहे उसमें सेब और अन्य फसलें हैं, अनार और नींबू वर्गीय फसलें, आम और अमरूद, इस तरह के जो है करीब 9 सेंटर जो है इन सभी फसलों के लिए बनाए गए हैं, जिसमें क्लीन प्लांटिंग मटेरियल प्रोड्यूस होगा। क्लीन का मतलब ये है कि वो जो डिजीज फ्री होगा, जिसमें कोई बीमारी नहीं हो। अगर बीमारी रहित होंगे और स्वस्थ पौधे होंगे तो अच्छी क्वालिटी का, और हमें जो है एक तरह से एक इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट का भी प्रावधान जो है इस कार्यक्रम में रखा गया है। जो ये योजना है जिसको हम क्लीन प्लांटिंग मटेरियल प्रोग्राम कहते हैं और इसमें सर्टिफिकेशन सिस्टम भी रखा गया है और वर्ल्ड क्लास मैं ये कहूंगा कि इसमें सेंटर्स जो है बनेंगे, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और इस तरह के कार्य जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया गया है। इसी तरह से दूसरी बात आती है वो डिजिटल एग्रीकल्चर की है, क्योंकि इसमें जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे एक तरह से मैं ये कहूंगा कि किसानों को जो है कैसे सपोर्ट करें, उसके लिए डिजिटल एग्रीकल्चर को जो है बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, डिजिटल एग्रीकल्चर को तो साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि सरकार बढ़ावा दे ही रही है, लेकिन एक जो बड़ी चुनौती है जो कि मौसम संबंधी है, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई, वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि वहां पर कितना बड़ा परिवर्तन आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तमाम ऐसी नई किस्में हैं जिनको लेकर आया गया है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इसको माना भी जा रहा है कि ये जो फसलें हैं वो बहुत कारगर साबित होंगी। तो उसके लिए कितना बड़ा यहां पर एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जलवायु परिवर्तन का सीधा असर खेती पर भी आता है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए क्लाइमेट सीलिएंट एग्रीकल्चर के लिए जो है भारत सरकार जो है चिंतित है और हमारा जो किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी अच्छी किस्मों का विकास किया है और उन किस्मों को जो है आगे तक पहुंचाएं, जिससे कि जो बदलाव, मैं ये कहूंगा कि उसका बदलाव का गलत असर नहीं पड़े और हमारा उत्पादकता निरंतर रूप से मिलती रहे और हमारी खाद्य पोषण सुरक्षा वो सुनिश्चित होती रहे। तो इसके लिए जो है अलग अलग प्रकार के मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे मिशन कार्यक्रम भारत सरकार ने चला रखे हैं और उन मिशन कार्यक्रम के माध्यम से जो है खेती को एक और आधुनिक खेती को, जिससे कि क्लाइमेट का प्रभाव कम रहे, जिसमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन तक को भी बढ़ावा दिया गया है। और इस तरह के मैं ये कहूंगा कि 625 जो हमारे मैं ये कहूंगा जिले हैं उनके लिए कंटीजेंसी प्लान भी बना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर आता है, कहीं सूखा भी पड़ता है, कहीं ओले की बात भी आती है। तो इस तरह की जो अतिवृष्टि है उसको जो है एक तरह से हम देख रहे हैं कि उसको कैसे जो है कंट्रोल किया जाए। तो कंटीजेंसी प्लान तक बने हैं। उन कंटीजेंसी प्लान के माध्यम से क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर को देश में बढ़ावा दिया जा रहा है और जो नीतिगत ऐसे परिवर्तन है वो निश्चित रूप से उनका लाभ भी मिलेगा, चाहे हम प्लांटिंग मटेरियल की बात कर रहे थे, चाहे हम डिजिटल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। जब भी आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी जगह आप अलग अलग जगह में देखेंगे कि खेती में चाहे पानी की बात है, कहीं पानी की, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किसानों की, जैसा हम लगातार अभी दिखा रहे थे, कुछ आंकड़े भी हमने पेश किए, बीते 10 सालों में एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी यहां पर नजर आई है, तमाम हमने दिखाया हमने। इसके अलावा तो हम ये समझना चाहते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि अब जैसा कि सरकार इस पर भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रही है कि आने वाले समय में एमएसपी में भी और ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, तो किस तरह से उसकी रूपरेखा रखी जाएगी? क्या किसानों के हित की या जो किसान अभी मांग कर रहे हैं उसको लेकर भी इसमें इसको जोड़ा जाएगा?
बिल्कुल, जैसे कि आप देखते हैं कि हर चीज़ में जैसे महँगाई का असर देखने को मिलता है, तो उसी प्रकार से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ती है और खेती में भी बढ़ती है। तो इसके लिए भारत सरकार हमेशा से चिंतित रही है और एमएसपी के लिए अगर आप 2014 के आंकड़े से मिलाएँ, तो 150% से ऊपर जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। जी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों को की जो है एक तरह से मैं ये कहूँगा कि उनके प्रति चिंता हुई है कि जो वो मेहनत करते हैं, उनका जो है लागत मूल्य मिले और ठीक है। एमएसपी जो है इसको जो है 2 बार जो है जी। भारत सरकार इसको हर साल में खरीफ सीजन में और रबी सीजन की शुरुआत होने से पहले उसको आकलन करती है, उसका रिवाइज करती है, जिससे कि किसानों में एक ट्रिगर जाए कि निश्चित अभी तौर हमें पर हमने कितना देखा है कि एरिया लगातार उसमें जो बढ़ाना है। ग्राउंड जीरो पर जो कुछ चल रहा है उसकी लगातार नियमित एक रिपोर्ट पहुंच रही है और उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रणाली जो है वो योजनाओं और परियोजनाओं के जरिए किसानों तक पहुंचाई जा रही है। इसीलिए खेती किसानी आज के दौर में इतनी आसान हुई है और साफ तौर पर एक ट्रांसफॉर्मेशन का जब दौर आ गया है, डिजिटल साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि एक प्रणाली रखी गई है और इसके अलावा एआई का इसमें योगदान आने वाले समय में कहीं कह सकते हैं कि किसानों को और ज्यादा मजबूत और खेती किसानी को और ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एसके मल्होत्रा जी हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के एक नए शोध पत्र के अनुसार 2017 से 18 से 2022 से 23 के दौरान भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर में उल्लेखनीय वृद्धि यहां पर दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला LFPR 24.6% से बढ़कर 41.5% हो गई है। शहरी क्षेत्रों में ये 20.4% से बढ़कर 25.4% हो गई है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये वृद्धि कोविड महामारी से पहले ही शुरू हो चुकी थी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट है। और वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा अनुमान जताया है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% की दर से बढ़ सकती है। वहीं वित्त वर्ष 2026 में यह दर 6.9% रहने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी ने इसकी वजह मजबूत शहरी उपभोग, सर्विस सेक्टर की स्थिर वृद्धि दर और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ना बताया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर को लेकर लगाया गया अनुमान RBI के अनुमान 6.6% से अधिक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2027 में GDP वृद्धि दर बढ़कर 7% रहने का अनुमान है। भारत तेजी से इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर दुनिया में एक लीडिंग इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। गुजरात और राजस्थान के लिए ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर स्टीव हिकलिन ने यह बयान दिया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान एक समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए स्टीव हिकलिन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत सरकार द्वारा इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ एनर्जी ट्रांजिशन, जिसमें पवन और सौर ऊर्जा शामिल है, की ओर ध्यान दिया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इकोनॉमी टुडे में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ अन्य खबरों के साथ। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईडी ने पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी मामले में फरार व्यवसायी मेहुल चौकसी की जब्त की गई 2500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की बहाली शुरू कर दी है। वित्तीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि उसने मुंबई स्थित एक विशेष PMLA अदालत के आदेश के बाद इस मामले में जब्त संपत्तियों को उनके असली मालिकों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू की है। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को राजस्व विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। निवर्तमान राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को RBI का गवर्नर नियुक्त किए जाने के बाद सेठ को दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय मल्होत्रा आज RBI के 26वें गवर्नर का पदभार ग्रहण करेंगे। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में यूरिया के क्षेत्र में किए गए नए निवेश की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए नई निवेश नीति के तहत 12.7 लाख मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाली 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा PSU के संयुक्त उद्यम के माध्यम से FCIL की तालचेर इकाई के पुनरुद्धार के लिए एक विशेष नीति को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें कोयला गैसीकरण मार्ग पर 12.7 LMTPA का नया ग्रीन फील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस पावर ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए एक नई सब्सिडियरी रिलायंस न्यू एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया है। यह कंपनी सोलर, विंड एनर्जी समेत पंप स्टोरेज, हाइड्रो पावर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे सेक्टर में काम करेगी। रिलायंस पावर लिमिटेड देश की प्रमुख बिजली उत्पादन कंपनियों में से एक है। कंपनी की स्थापित क्षमता 5300 मेगावाट है।
भारत में सभी श्रेणियों के वाहनों की रिटेल बिक्री नवंबर में 11% बढ़कर 32,08,000 यूनिट्स हो गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 28,85,000 यूनिट्स थी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री बढ़कर 26,15,000 यूनिट्स हो गई, जो पिछले साल इसी महीने में 22,58,000 यूनिट्स थी। इसमें सालाना आधार पर 16% की मजबूत वृद्धि देखी गई है। भारत में म्यूचुअल फंड्स की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट नवंबर 2024 में पहली बार 68 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। यह अक्टूबर 2024 में 67 लाख करोड़ रुपए थी। इस बात की जानकारी एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के डेटा से मिली। यह वृद्धि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और दर्शाती है कि निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। गूगल ने भारतीय डेवलपर्स के लिए अपने मैप्स प्लेटफॉर्म पर बड़ा बदलाव किया है। अब डेवलपर्स को मैप्स, रूट्स और अन्य कई सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगी, जिसमें रूट्स, स्थान और एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का फ्री एक्सेस शामिल है। पहले डेवलपर्स को इन सुविधाओं के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते थे, अब उन्हें बहुत कम या बिल्कुल भी पैसे नहीं देने होंगे। एयर इंडिया ने अपनी वायरलेस मनोरंजन सेवा का विस्तार छोटे आकार वाले विमानों तक कर दिया है। वायरलेस सेवा विस्टा स्ट्रीम यात्रियों को स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर विविध मनोरंजन सामग्री को सीधे स्ट्रीम करने में सक्षम बनाती है। इस साल अगस्त में शुरू हुई यह सेवा पहले से उसके चौड़े आकार वाले विमानों का हिस्सा है। अब यह अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू नेटवर्क पर चौड़े आकार वाले विमानों के अलावा संकरे आकार वाले विमानों में भी उपलब्ध होगी। क्विक कॉमर्स कारोबार में तेज प्रसार को देखते हुए ई कॉमर्स दिग्गज अमेज़न ने भी इस क्षेत्र में उतरने का निर्णय किया है। इसके साथ ही कंपनी ने 2030 तक भारत से कुल निर्यात का लक्ष्य बढ़ाकर $80 अरब कर दिया है। विकसित भारत संकल्प के तहत 2025 तक कंपनी ने $20 अरब के निर्यात का लक्ष्य रखा है।